में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तीनों राज्यों में आज एक ही दिन में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। असम 126 सीट के लिए हो रहे मतदान में कुल 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष और 1.25 करोड़ महिला मतदाता हैं। यहां 126 सीट के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। बहुमत का आंकड़ा यहां 64 है, जिससे पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला दिख रहा है। वहीं बात केरल की करें तो यहां 140 सीट के लिए 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां एलडीएफ और यूडीएफ के साथ चुनाव में तीसरा कोण एनडीए का दिख रहा है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 71 सीट का यहां केरल की बात करें तो 2 करोड़ 71 लाख वोटर है। वही बात अगर पुडुचेरी की करें तो यहां 30 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। 9,44,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीट जीतना जरूरी होगा। तो बड़ी खबर, जहां 3 राज्यों के लिए वोटिंग और राज्य में किसकी सरकार, इसका फैसला आज जनता इस ईवीएम मशीन में कैद कर रही है। तो 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम खास करके असम चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का 8 पार्टियों से गठबंधन, यानी कि बड़ा गठबंधन अलायंस जो है वो विपक्षी दल की तरफ से किए गए हैं। विधानसभा की सीटें यहां पर 126 से असम की अगर बात करें तो 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होंगी। वहीं 2021 चुनाव रिजल्ट की बात करें तो 2021 में बीजेपी ने अपना पताका यहां फहराया था, जहां 60 सीटों पर चुनाव असम में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब 2021 चुनाव में वोट प्रतिशत 33.2% रहा था और कांग्रेस जो है वो बीजेपी से आधी कम सीटों पर सिमट गई थी, यानी कि 29 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य को 37 सीटें मिली थी। बात अब केरल की करते हैं तो केरल की भी अगर बात करें तो यहां भी जो मुकाबला है वो काफी खास हो जाता है और ऐसे में इकलौता राज्य जो है जहां लेफ्ट जो है वो सत्ता में फिलहाल मौजूद है और लगातार इस पार्टी का जो दबदबा है वो केरल में देखने को मिलता है। तो यहाँ 140 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 71 सीटों को जीतना जरूरी हो जाएगा। 2021 चुनाव रिजल्ट की बात करें तो यहां पर एलडीएफ ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की थी। 99 सीटें 140 में से जीती थी और एलडीएफ ने 45.4% वोट पाया था, वोट प्रतिशत रहा था। वहीं यूडीएफ और कांग्रेस प्लस की अगर बात करें तो 41 सीटों पर जीत जो है इन्होंने दर्ज की थी। तो केरल के साथ साथ 30 सीटों पर जो मतदान है वो पुडुचेरी में हो रहा है और पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में भी ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए पुडुचेरी की अगर बात करें तो सबसे कम विधानसभा वाली ये कह सकते हैं कि सीटें हैं, जहां मात्र 30 विधानसभा की सीटें हैं और इस पर भी आज मतदान जो है वो अब से कुछ ही देर में, यानी कि अब बस 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है जो शुरू हो जाएगा। और यहां पर 2021 की बात करें चुनाव रिजल्ट की तो एनडीए ने जीत हासिल की थी, जिसमें एआईएनआरसी प्लस बीजेपी का गठबंधन था और 16 सीटें जीत दर्ज की थी, यानी कि आधी से ज्यादा सीटें। और जो 16 बहुमत की सीटें हैं वही सीटें यहां पर दर्ज की गई थी एनडीए की तरफ से और एनडीए की सरकार बनी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सीटों को पार पाएगी एनडीए इस बार। तो यहां 30 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत। लौटते हैं बिहार की खबरों की तरफ। आज दिल्ली जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए दोपहर 1:20 की फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और कल राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे और नई दिल्ली में दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और बिहार की राजनीति को लेकर के विचार विमर्श भी किया जा सकता है। दिल्ली से लौटने पर देखिए कैबिनेट की बैठक संभव बताई जा रही है। 14 के बाद नई सरकार का गठन यहां पर संभव है। तो नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही बिहार की सियासत अगले 2 दिन तक पटना की जगह दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे तो दूसरी ओर दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
करीब 5 महीने के अंदर अब 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा और तेज हो जाएगी बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ही ना, और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि अच्छा दिन देख के ही बनता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। 9 अप्रैल दोपहर 1:20 पर नीतीश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। इस मीटिंग के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार कहलाएगी और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे उसके बाद एनडीए के नेता बैठ के सब तय करेंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, यानी कौन होगा बिहार का सम्राट। एक ओर जहां 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, दूसरी ओर खबर यह भी है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सियासी हलचल के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है और उस पोस्टर में लिखा है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। निशांत कुमार है तैयार, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर वो तैयार हुए हैं, तो हमारे भविष्य के निर्माता तो यही हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक तेज सियासत के बीच हर कोई इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन बनेगा बिहार का सम्राट। जेडीयू का होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश की जाति से होगा नया सीएम? क्या लवकुश समीकरण से बनेगा सीएम? क्या ओबीसी या ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? या फिर किसी दलित को मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही बिहार की सियासत अगले 2 दिन तक पटना की जगह दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे तो दूसरी ओर दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। एक ओर जहां 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, दूसरी ओर खबर यह भी है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सियासी हलचल के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है और उस पोस्टर में लिखा है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। निशांत कुमार है तैयार, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर वो तैयार हुए हैं, तो हमारे भविष्य के निर्माता तो यही हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक तेज सियासत के बीच हर कोई इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन बनेगा बिहार का सम्राट। जेडीयू का होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश की जाति से होगा नया सीएम? क्या लवकुश समीकरण से बनेगा सीएम? क्या ओबीसी या ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? या फिर किसी दलित को मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार
और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद के गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल की छात्र की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। प्रारंभिक जांच के बाद सिविल सर्जन की ओर से अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर दिख रहा है। अभी शव का पोस्टमार्टम पटना पीएमसीएच में 3 डॉक्टरों की टीम की ओर से करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक की गला काटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं उसके शरीर पर कई जगह चोट के भी निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुकुल हॉस्टल के संचालक और गार्ड को गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे कर्मियों से पूछताछ भी की गई है। शरीर पर चोट के कई निशान मिले और अब मासूम की मौत पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बाथरूम में खून मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार हो रहा है। अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका जताई गई है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोश है परिजनों में, आसपास के लोगों में। सिविल सर्जन ने किया था इशारा, ये खबर मिल रही है। और आपको ये बताते चलें, पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया गया है। सभी को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तभी खुलासा हो पाएगा बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ है। मेडिकल टीम में 3 डॉक्टर शामिल हैं। तो आपको बताते चलें, फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुकुल हॉस्टल के संचालक और गार्ड को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। साथ ही दूसरे कर्मियों से पूछताछ भी की गई है। आशंका जताई गई, परंतु जब एफएसएल और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो ऑल्दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो इंक्वेस्ट बनाया गया उसके अंदर देखा गया कि जो एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। तो जो गुरुकुल के जो संचालक थे उनको उनके द्वारा जो ये प्रथम बयान दिया गया था, इसी चीज़ के अंदर उनका जो झूठ है वो सामने आ गया था। तो उनसे पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो उनके द्वारा इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई थी। उनको तो हमने ऑलरेडी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य जो कर्मी थे उनके साथ भी लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य हो चाहे मानवीय साक्ष्य हो। हम लोग लगातार प्रयासरत है कि जो भी अन्य अपराधी इसके अंदर संलिप्त थे उनको भी हम लोग कड़ी से। बच्चे के साथ हुआ है क्या? देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पीएमसीएच के अंदर 3 डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन किया गया है, परंतु हमारे पास रिपोर्ट अभी तक लिखित में नहीं है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय के सामने युवक की लाश मिली है। सचिवालय थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अभय के रूप में हुई है। मां के साथ किराने की दुकान ये चलाता था। बुधवार सुबह से युवक लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय के सामने शव मिलने से सनसनी है। पटना से बड़ी खबर, जहां पटना हेडक्वार्टर के सामने युवक की लाश मिली। थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अभय के रूप में हुई है। मैंने नहीं यहाँ था किसी से, यहाँ आता था तो माही के साथ रहता था। यहाँ पटना में क्या करते हैं? पटना में कुछ नहीं करता था। वहाँ पे आए थे क्या? अब पता नहीं है सर, हमको तो अभी मालूम चला। ये नहीं जानकारी है। अभय कुमार। सूचना मिली थी कि एक फुटपाथ पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, पर यहाँ जांच करने पे पाया गया कि ये मृत है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और उनकी पहचान करने की प्रयास की जा रही है। अभी नहीं हुई है, पर प्रयास किया जा रहा है पहचान करने का। 7:45 बजे के आसपास सूचना दी गई। आसपास के लोगों से बातचीत हुई है? आसपास तो यहाँ कुछ है नहीं, मगर धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। धर्मेंद्र, युवक की लाश वो भी पीएचक्यू के सामने, क्या पूरा मामला सामने आया है, अपडेट क्या है? जी, ये युवक अरवल का रहने वाला है और इसकी पहचान हुई है क्योंकि इसके परिजन पहुंचे थे। पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी। अभय कुमार नाम है और किराने की दुकान चलाता है युवक। और पटना किस परिस्थिति में पहुंचा, कैसे इसकी मौत हुई, ये तमाम जांच का विषय है। एफएसएल की टीम देर रात पहुंची थी। घटनास्थल की जांच की गई है और पुलिस तमाम पहलुओं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार से ईओयू की लंबी पूछताछ। करीब यहां पर 5.5 घंटे तक पूछताछ चली। ईओयू ने संपत्ति और निवेश का ब्यौरा मांगा। वैभव कुमार ने कुछ सवालों के जवाब दिए और कुछ सवालों के लिए समय मांगा है। परिजनों की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। दस्तावेज मिलने के बाद फिर पूछताछ होगी। ईओयू टीम दोबारा भेजेगी नोटिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार से
ईओयू की लंबी पूछताछ, करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ चली। ईओयू ने संपत्ति और निवेश का ब्यौरा मांगा। वैभव कुमार ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ के लिए समय मांगा है और परिजनों की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। तो देखिए, भ्रष्ट लोक सेवक के मामले में पूछताछ हुई है और यहां पर डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार से ईओयू की लंबी पूछताछ हुई है। आपको बताते चलें, ईओयू के छापेमारी में क्या कुछ मिला है वो आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए, 2013 में बीपीएससी ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए वैभव कुमार और छपरा, भोजपुर, समस्तीपुर, सहरसा जिलों में पदस्थापित रहे और यहां पर बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप इन पर लगा है। ईओयू की टीम ने इनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से काफी कुछ ईओयू के हाथ लगे हैं। घर से जमीन से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किशनगंज के तत्कालीन एसडीपीओ गौतम कुमार मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू जांच में बेनामी संपत्ति का मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी में 2 मंजिला भवन खरीदने का आरोप है। शगुफ्ता शमीम के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी। निगरानी कोर्ट के सर्च वारंट में खुलासा हुआ है। तलाशी के दौरान गौतम कुमार को असली मालिक बताया गया है। बता दें कि पूर्णिया और किशनगंज में ईओयू टीम का कैंप हुआ है। आरोपों और तथ्यों का सत्यापन जारी है। और अब बात उस खबर की जिसका सीधा सीधा सरोकार देश की सुरक्षा से है। अररिया के जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज और मोतिहारी के पताही का गुजराल बाजार, ये नाम सिर्फ जगह नहीं है, ये उन साजिशों के अड्डे बनते जा रहे हैं जहां भारत की पहचान को चंद पैसों में बेचा जा रहा है। यहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर पुलिस ने रोक लगाई है। देखिए, फर्जी पहचान का जाल, पहचान बनी व्यापार, फर्जीवाड़े का विस्तार, नकली आईडी का वार। आधार कार्ड एक पहचान जो हर भारतीय की पहचान है, एक दस्तावेज जो देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन जब यही पहचान बिकने लगे तो खतरा सिर्फ सिस्टम को नहीं, पूरे देश को होता है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा, ये ऐसे लोग तैयार कर रहे थे जिनकी कोई असली पहचान ही नहीं, फिर भी उनके पास था एक वैध आधार कार्ड, भारतीय होने का सबूत। ये पहली तस्वीर है नेपाल बॉर्डर से सटे फारबिसगंज की, जहां सोनू आधार पैन सेंटर नाम की दुकान पर बीते दिनों साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड बनाने की सामग्री के साथ कई दस्तावेज बरामद किए और दुकान संचालक मोहम्मद मोहसिन आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं दूसरी तस्वीर जोकीहाट थाना की है, जहां बीते 5 मार्च को पुलिस ने भारी मात्रा में आधार कार्ड, कई पहचान पत्र, फिंगर स्कैनर, आई स्कैनर समेत कई दस्तावेज बरामद कर आरोपी मोहम्मद अम्मर आलम को दुकान से गिरफ्तार किया था। एक केस जोकीहाट थाने में मार्च में हुआ था, एक केस पलासी थाने में हुआ था, वो भी मार्च में हुआ था। एक 2 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को हुआ था। कल फारबिसगंज थाना में एक परसों की रात्रि में हम लोगों ने छापेमारी की थी। वहाँ पर हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो सेंटर है, सीएसपी सेंटर था, वहाँ पर कुछ फर्जी तरीके से कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपडेट किए। और ये सिलसिला अररिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मोतिहारी तक पहुँच गया। पताही थाना क्षेत्र के गुजराल बाजार में साइबर कैफे की आड़ में चल रहा फर्जी आधार का धंधा उजागर हुआ। केंद्र को सील कर उपकरण जब्त किए गए। ये तस्वीरें देखकर दिल कांप जाता है। पुलिस की छापेमारी, मेज पर बिखरे फर्जी दस्तावेज, स्कैनर, लैपटॉप और सबसे खतरनाक, एक क्लिक में किसी भी विदेशी या अपराधी को भारतीय नागरिक बना देने की ताकत। देखिए, आपने सुना होगा कि आपका आधार आपका परिचय है, आपकी पहचान। मतलब साफ है कि आधार कार्ड से लोगों की आइडेंटिटी होता है। और जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, तो भारत नेपाल का जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा काफी संवेदनशील रहा है। आए पिछले कई दशकों से यहाँ अवैध घुसपैठ, भारत विरोधी गतिविधि, इस तरह के हरकत चलते रहे हैं।
सोचिए, अगर कोई भी कहीं से भी फर्जी पहचान के साथ इस देश में रह सकता है तो क्या सुरक्षित है हमारे शहर, क्या सुरक्षित है हमारे बच्चे, क्या सुरक्षित है हमारी सीमाएं? ये एक संगठित नेटवर्क है जिसकी जांच जारी है। एक तरफ वो जवान हैं जो सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लिए देश की पहचान बेच दे रहे हैं। ये सिर्फ कागज नहीं बन रहे थे, ये देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही थी। हर फर्जी आधार कार्ड एक संभावित खतरे की एंट्री टिकट था और इस एंट्री पर रोक सिर्फ पुलिस और सीमा पर खड़ा जवान नहीं लगा सकता, इस पर रोक लगे इसके लिए हर भारतीय जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसलों ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। आए दिन लूट, हत्या और फायरिंग की वारदातें सामने आती और पुलिस की मौजूदगी वक्त पर होती नहीं। बुधवार को भी गयाजी से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट हुई। मुजफ्फरपुर में भरे बाजार अपराधी जेवर से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जबकि गोपालगंज में आभूषण कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया। तीनों ही जगह पुलिस नदारद दिखी। हालांकि दावा अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का जरूर हो रहा है। गयाजी के इमामगंज इलाके में दिन दहाड़े पीएनबी सीएसपी से 2,07,000 रुपए लूट कर अपराधी रफू चक्कर हो गए। हथियार लहराते वारदात को अंजाम देकर बदमाश आराम से चलते बने। पर पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात इमामगंज थाना क्षेत्र के पाकड़डीह मेन रोड का बताया जाता है। अब ये तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई, जहां 20 बाजार ज्वेलरी दुकानदार से लाखों के गहनों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ज्वेलरी दुकानदार ने अपराधियों का काफी दूर तक पीछा किया, पर बाइक सवार बदमाश पकड़ में नहीं आए। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी करके जा रहे थे जी सर। उसमें घटना हुई है, टंकी पे चांदी का जेवर रख के जा रहे थे, उसमें घटना हो गई है, उनके साथ लेके गया है, वही जरूर जांच कर रहे हैं। क्या कुछ सर अद्यतन जानकारी सर क्या मिला है? बस अद्यतन जानकारी अभी तक यही है कि मोतीपुर की तरफ भागा, मोटरसाइकिल से 2 लोग थे जी। जांच चल रही है। जांच चल रही है। गोपालगंज में भी आभूषण कारोबारी परमात्मा सोनी पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि उनकी कार में तोड़फोड़ कर आभूषण लूट लिए गए। घटना बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा बाजार की है। पीड़ित कारोबारी बीजेपी समर्थक बताया जाता है। वारदात के पीछे चुनावी रंजिश वजह बताई जा रही है। घायल कारोबारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी उन लोगों का नहीं दर्ज थाने में की जाती है, केवल मजबूत लोगों की बात सुनी जाती है। तो ऐसे में माहौल को बिगाड़ने का कोशिश थाना के द्वारा किया जा रहा। आरजेडी के लोग आज भी इतने दबंग हैं कि इस तरह से प्रहार कर रहे हैं। तो ये तो जांच का मामला है, पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे। लगातार घटित हो रही वारदातों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही कुछ सवाल पूछ रहा है। दिन दहाड़े लूट होती है, पुलिस कहाँ है? बाजारों में पुलिस गश्ती क्या नहीं होती? लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।